आवाज जा रही है सभी को? आवाज जा रही है मेरी सभी को? चलिए ठीक है, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं या मैसेज से भी पूछ सकते हैं, जैसे आप लोगों की सुविधा हो। हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग जो अभी चल रही है, लास्ट क्लास टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग इसी का लिए थे और हम लोग लोकतंत्र के जो प्रकार है, डेमोक्रेसी के टाइप दो आधार पर किए थे। पहला सर्वोच्चता के आधार पर, किसी देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च पद होता है, उसके आधार पर, जिसमें दो टाइप बताए थे, राजतांत्रिक और गणतांत्रिक, ठीक है। मोनार्कियल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन। पिछले क्लास में बताया, जिनका नहीं देखे हैं वो पुराने प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आधार क्या था हम लोगों का? दूसरा आधार बताए थे कार्यपालिका और विधायिका के संबंध क्या था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के संबंध क्या था, संसदीय, ठीक है, संसदीय पार्लियामेंट्री एंड अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, ये दो बताए थे। अब हम लोग देखते हैं आज संख्या के आधार पर, दलों की संख्या के आधार पर, दलों की संख्या के आधार पर टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के संख्या के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे कि भारत में यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं। सिर्फ नोटबंदी के समय में बताया गया था कि 4000 से ज्यादा नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद बताया गया कि 4000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी बन गई। कुछ नया कुछ कानून आया था, इतने बंद हुए अभी अभी भी कितने एक्टिव है पता नहीं। कुछ देश है जहाँ दो ही पार्टी, जहाँ दो ही दल का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो सामान्य तौर पे दलों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक दलीय, सिंगल जहां, द्विदलीय, द्विदलीय, डबल, ड्यूल कर सकते हैं, बहुदलीय, प्लूरल हो जाता, ठीक है। यानी कि एक दलीय जहां एक किसी एक ही पार्टी है, जैसे चीन, ये सब देश में एक ही पार्टी। अब चीन में ऐसा नहीं कि अगर अदर पार्टी है, वहां एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा पार्टी जो है चीन में, यदि कोई दूसरा पार्टी बन भी जाता है, जैसे कोई व्यक्ति को इच्छा हो कि चलो हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, जैसे भारत में होती है, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन नियम क्या है, आप चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आपको कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति मिल रहा है। यानी कि मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। नहीं तो पार्टी बना सकते, राजनीतिक दल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार आपको नहीं। चुनाव लड़ने का अधिकार कब होगा, जबकि आपको कम्युनिस्ट पार्टी का अनुमति मिल रहा, राजीनामा कर। यदि उनका अनुमति नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही है एक दलीय दल, ठीक।
इसको कहते हैं सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। अब है द्विदलीय, ठीक है, डबल पार्टी डेमोक्रेसी, द्विदलीय डबल पार्टी डेमोक्रेसी। इसमें दो दल होते हैं, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन, यहाँ दो दल है, आप या तो इस दल के साथ जाएंगे या इस दल के साथ जाएंगे, आपको दो ही दल का बात है। यही दो दल में से कोई एक दल को चूज कीजिए और वही दो दल चुनाव लड़ते, वो उन्हीं में से किसी की सरकार को, जैसे अमेरिका में हो गए, ब्रिटेन में हो गए, और भी कई देश हैं, ठीक। अब तीसरा है बहुदलीय। तीसरा कौन सा है? बहुदलीय। बहुदलीय में क्या होता है कि यहाँ पे जो चाहे मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, इसको तो यहाँ पर कोई भी बना सकता है। ये मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी में, फुल पार्टी डेमोक्रेसी या मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँ पर दलों की संख्या अनलिमिटेड होती है, कोई एक दल या दो दल नहीं, जितना चाहे उतना बन सकता है, दलों की संख्या अनलिमिटेड। लेकिन शर्त क्या है? जो दल होती है, दलों को मान्यता के लिए एक बॉडी होती है जिसको चुनाव आयोग कहते हैं। तो इस चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन जो होती है, ये किसी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा देती है। कौन राजनीतिक पार्टी रहेगा नहीं रहेगा, ये जो है, ये जो होती है, ये दर्जा देती है। चुनाव चिन्ह भी देते हैं। राजनीतिक पार्टी की मान्यताएं का नियम भी होती है, कैसे किसको राजनीतिक पार्टी मिलेगी, उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। आगे जब हम लोग चुनाव आयोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां समझेंगे। तो ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। जैसे मेरी इच्छा है कि हम राजनीतिक पार्टी बने, तो सबसे पहले हम गए इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन, पार्टी का अपना एक बैकग्राउंड दिखाए, पार्टी का नाम सोच के लिखे गए, चुनाव आयोग एक चिन्ह देगा शुरुआत में, और उसके बाद हम चुनाव लड़ सकते हैं। फिर चुनाव जब लड़ेंगे तो जो जनता हमें जो रिस्पॉन्स देगी, उसके आधार पर चुनाव आयोग क्या करे कि राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्र पार्टी का दर्जा। ये तो हो सकता है कि कुछ चुनावों के बाद अगर चुनाव आयोग देखे कि इसकी स्थिति सही नहीं है, तो हम राजनीतिक पार्टी का दर्जा वापस भी ले सकती है, या फिर अगर पार्टी का बैन भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये सब डिसाइड करता है चुनाव आयोग। ये कहाँ होगा? बहुदलीय लोकतंत्र में, जहाँ की कई पार्टी, जहाँ की राजनीतिक दलों की संख्या क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसी को कहते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। ये हो गए संख्या, दलों की संख्या के आधार। अब हम लोग देखते हैं किसी और आधार पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, यहाँ पे प्रांत का है तो ज्यादा बेटर है। केंद्र एवं राज्यों भी लिख सकते हैं, प्रांत भी लिख सकते हैं। प्रांतों के संबंध के आधार पर, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के संबंधों के आधार पर। इसमें तीन प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है परिसंघात्मक। परिसंघात्मक, कन्फेडरेशन, परिसंघ।
जनरली स्टूडेंट दो ही जानते हैं, संघात्मक और एकात्मक। ये एक नया शब्द आया, बहुत स्टूडेंट को एक नया शब्द आया होगा। जो पॉलिटिकल साइंस के पुराने स्टूडेंट हैं, जो डिप्रेशन से पढ़े हैं या फिर जो ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं, तो हो सकता है कि इस शब्द से उनका मुलाकात पहले भी हो चुकी है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू होंगे, ये नया शब्द है, तो इसका अर्थ समझते हैं। आगे जैसे हम लोग देखेंगे कि संघात्मक का भी स्वरूप अलग होता है। जैसे संघात्मक भारत में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन दोनों का अलग अलग क्या है वो हम बोल सकते हैं। ठीक है। परिसंघात्मक होता है इसमें केंद्र जो होता है इसका ना तो अस्तित्व होता है ना कोई महत्व होता है, ये ना एग्जिस्ट कर रहा ना इसका कोई वैल्यू। सेंट्रल का ना कोई एग्जिस्ट है ना कोई इसका कोई वैल्यू है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे राज्य मिले, ये सब छोटे छोटे राज्य मिले, ठीक है, ये आपस में एक देश बन गए, नाम का एक केंद्र बना, लेकिन पावर ज्यादा किसका रहेगा? राज्यों का रहेगा। पावर ज्यादा रहेगा राज्यों का। इसको आगे ग्राफ के जरिए समझाएंगे, इसमें जब चारों तीनों का परिभाषा समझ लेंगे। तो पावर ज्यादा किसका रहता है? इसमें ज्यादा पावर रहेगा राज्यों का, ना इसमें केंद्र का ज्यादा ना तो रहेगा ना राज्य, केंद्र का ना ज्यादा अस्तित्व होता ना महत्व। इसमें क्या होता है, राज्य मिलकर के जो होता है एक समझौता कर लेते हैं कुछ विषय, जैसे कि विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है, बाह्य सुरक्षा, जो अटैक वगैरह हो रहा है, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा, ठीक है, कम्युनिकेशन, किसी अन्य देशों के साथ हम लोगों को संबंध बनाना है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ये सब क्या होता है, ये सब का प्रशासन के लिए ये लोग क्या करता है, मिल करके एक संस्था बना लिया, ठीक है, वही एक तरह का केंद्र हो, वही एक तरह का केंद्र होगा। इसको ये समझिए कि ये सब राज्य है, इसको ऐसे समझिए, ये सब एक राज्य है, ये 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 सब राज्य है, सबका अपना अपना चल रहा है, सबका अपना पॉपुलेशन है, सबका अपना जनसंख्या है, सब कुछ है, सॉरी सबका अपना गवर्नमेंट है, सब इवेंट इनका अपना झंडा भी, इनका अपना एक झंडा भी है, सब अपने अपने तरीके से कानून भी बना रहा है। अब ये लोग क्या किया, मिल करके एक सुरक्षा, अब जैसे क्या मान के चलिए कि ये सब मिल करके एक देश बना लिया, ठीक है। अब अगर वो किसी बाहरी देश के साथ रक्षा करना, जैसे ये सब मिलके बना, तो ये इसका हो गया सबका सीमा। अब इस सीमाओं का सुरक्षा कौन करेगा? तो या फिर हम लोग को किसी देश के साथ समझौता करना, इंटरनेशनल रिलेशन बनाना, कुछ या कोई देश जाएगा तो भाई हम किससे बात करें, इससे बात करें, इससे बात करें, इससे बात करें, किससे बात करें, किससे बात करें। इसके लिए क्या किया, ये लोग एक बॉडी बना दिया, जिसको कह सकते हैं केंद्रीय। अब ये क्या करेगा, ये केंद्रीय बॉडी जो बनेगा ये इन राज्यों के नियंत्रण में रहेगा, वो इन राज्यों के नियंत्रण में रहेगा, वो सिर्फ एक नाम का बॉडी। वास्तव में क्या है, पावर किनका ज्यादा है? राज्यों का पावर, इन राज्यों का पावर ज्यादा है, सिर्फ वो नाम का एक बॉडी। उसका काम क्या है भाई, तुम्हारा काम है कि जो हम सब का जो सीमा रेखा है, इन सबको क्या करना है, बाह्य सुरक्षा देना है, हमें जो है आंतरिक सुरक्षा देना है, ठीक है। कोई अटैक वगैरह कर रहा है उसको ध्यान में रखना, इंटरनेशनल रिलेशन बनाना है, जैसे कि भारत के साथ डील करना है, तो कौन डील करेगा भाई, तुम जाके डील करो, लेकिन वो है स्टेट के अंदर। यही होता है परिसंघातक, ठीक है। ये सब स्टेट मिलके जब भी चाहे केंद्र को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यहाँ पर क्या है, इन स्टेटों के, जैसे ये स्टेट है, इसको इच्छा है कि हम निकल रहे हैं भाई, हमको और तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, हम निकल रहे हैं, अपने आप को एक अलग देश बना रहे हैं, ये निकल जाएगा,
ये यहाँ से निकल गया। यानी कि इन स्टेट्स के पास आजादी है, ये फ्रीडम है इसको कि ये जब चाहे सेंट्रल का जो अस्तित्व है, केंद्र का जो अस्तित्व है उसको बदल सकता है, समाप्त कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल का जो होता है वो कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉइड होता है, यानी कि विनाशी होता है। स्टेट जब चाहे वो सेंट्रल का जो सिस्टम है, जो उनकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर सकता है या खत्म कर सकता है। यानी कि यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझे, यहाँ पे राज्यों का महत्व ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, परिसंघात्मक हो गया। अब दूसरा देखते हैं संघात्मक, फेडरेशन। आगे जब हम सबका परिभाषा जब सारा परिभाषा समझा देंगे, एक ग्राफ बता करके तीनों में अंतर बताए, परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक। जब तीनों में अंतर एक साथ बताएंगे तब जाकर के आपको स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसलिए अगर यदि अभी किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो घबराना नहीं है, बस क्लास के साथ जुड़े रहिए, समझ जाइएगा। अब आगे देखते हैं संघात्मक, फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, इसमें भी कई राज्य मिलकर के एक केंद्र का निर्माण करते हैं। कई राज्य मिलकर के एक केंद्र का निर्माण करते हैं। अब सवाल है कि फिर परिसंघात्मक और संघात्मक में अंतर क्या हो? वहां भी तो कई राज्य मिलते, वहां क्या होता था, परिसंघात्मक में केंद्र का अस्तित्व क्या था, था ही नहीं, महत्व जीरो था। राज्य जब चाहे केंद्र से बाहर निकल सकता था या केंद्र का अस्तित्व समाप्त कर सकता था। सेंट्रल का जो अस्तित्व है वो समाप्त कर सकता था या उसका स्ट्रक्चर बदल सकता था। यहाँ ऐसा नहीं। फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में ये सब मिलकर के बनाया जरूर है, लेकिन ये केंद्र से बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो केंद्र की इच्छा होगी तब, तो नहीं जा सकता। ना ही ये केंद्र का स्ट्रक्चर बदल सकता। यानी कि यहाँ भी कई राज्य मिलकर के एक राज्य का कर सकते हैं, एक राज्य का केंद्र का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र का वैल्यू भी है, केंद्र का अपना एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ सेंट्रल जो है, केंद्र जो है, ये डिस्ट्रॉयड नहीं है, इसको डिस्ट्रॉयड यानी कि विनाश नहीं कर सकता। केंद्र का अपना पावर, यहाँ केंद्र का अपना पावर, यानी राज्य केंद्र से बाहर नहीं जा सकता, जो प्रांत है वो केंद्र से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, ये व्यवस्था अमेरिका में भी है, ये व्यवस्था भारत में है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ पर भी कई स्टेट, ये भी कई स्टेट में बंधा हुआ है, भारत भी कई स्टेट में बंधा हुआ है। अमेरिका में क्या है कि यहाँ का जो स्टेट है, इनके पास अपना एक पावर होता है। पावर क्या है कि अगर इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, अमेरिका में अगर इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, स्टेट की भी अनुमति होना चाहिए। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसकी भी अनुमति होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं। भारत में भी कई राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण कर रहा है, यहाँ भी सेम बात है। अमेरिका में भी क्या है कि राज्य केंद्र से बाहर नहीं जा सकता है, भारत में भी। अमेरिका में क्या है, राज्यों के पास अपना पावर है, भारत में भी पावर है, लेकिन यहाँ जो पावर है भारत के में, जो राज्यों के पास पावर है वो भी केंद्र पे डिपेंड करता है। यानी कि केंद्र की सरकार, केंद्र की विधायक यदि चाहे तो संशोधन करके राज्यों की शक्ति को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं, वहां पर कुछ भी करना होगा तो राज्यों का अनुमति लेना ही लेना होगा। यानी घटा तो सकती है राज्य में भी, अमेरिका में भी, अमेरिका में भी राज्य की शक्ति केंद्र सरकार चाहे तो घटा सकती है, लेकिन राज्यों की भी अनुमति लेना होगा, राज्य की विधायिका का भी अनुमति लेना होगा।
तो ये अंतर है। इसी वजह से अमेरिका में भी फिर अमेरिका को क्या कहा जाता है, प्योर फेडरेशन कहा जाता है। और भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि स्ट्रक्चर से तो फेडरेशन है ही, लेकिन जो आत्मा से क्या है, ये एकात्मक है, ये ढांचा से संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है। भारत के बारे में इसी वजह से कहा जाए, कारण इसका ये है। आगे हम लोग अभी और समझेंगे इसके बारे में। इससे पहले एक और टर्म्स है, उसको समझ लेते हैं। एकात्मक, ये एक और टर्म है एकात्मक, ठीक है। एकात्मक में जो होता है इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। एकात्मक में क्या है, यहाँ पर सिर्फ केंद्र होता है, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ केंद्रीय शासन होता है, एक ही शासन पूरे देश को कंट्रोल करता है, एक ही शासन पूरे कंट्रोल करता है, राज्य होता नहीं है। लेकिन शासन का कोई राज्यों के रूप में बता शासन से इसमें सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे परिसंघात्मक या संघात्मक। फेडरेशन या फेडरेशन में क्या होता है, ड्यूल पॉलिटिकल सिस्टम होता है। केंद्र का भी अपना सरकार है, राज्य का भी अपना सरकार है। केंद्र का भी जो होता है अपना पावर है, राज्य का भी पावर है। केंद्र का भी अपना जो है क्या कहते हैं, उसका भी जो होता है मतलब कि गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का पावर होता है, जो होता है डिसीजन लेने का पावर है कुछ विषयों में, राज्य का भी है, सबका है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो है सब एक ही करेगा, वो है सेंट्रल। वो कौन करेगा, सेंट्रल। एक ही शासन पूरे देश को कंट्रोल करता है, यहाँ राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे परिसंघात्मक में क्या था, कन्फेडरेशन में, यहाँ पे केंद्र का अस्तित्व नाम मात्र का होता है और राज्य पावरफुल होता है, ठीक है। संघात्मक में, फेडरेशन में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का ही अस्तित्व होता है, ठीक है। राज्यों से ही मिलकर केंद्र बनेगा और राज्य कभी भी केंद्र से बाहर नहीं जा सकता। परिसंघात्मक में क्या होता है, राज्य जब चाहे केंद्र से बाहर जा सकता है, अगर उसको नहीं मिल के रहना तो नहीं रहना। फेडरेशन में लेकिन आपका अस्तित्व है, वैल्यू है राज्यों का भी, केंद्र का भी, और राज्य बाहर नहीं जा सकता। अब यूनिटरी में क्या होता है, अब यहाँ पर केंद्र पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। अब आप राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, या राज्य का सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है भी तो उसका कोई पावर नहीं है, उसमें लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो जाए तो अलग बात है, कोई लेजिस्लेचर वगैरह वहां नहीं होता है। सब एक ही विधायिका, एक ही कार्यपालिका, यानी सब पूरा शासन कंट्रोल होता है सिर्फ केंद्र से, यानी वहां राज्य शून्य हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों व्यवस्था में क्या हो रहा है, परिसंघात्मक है, राज्य पूरा पावरफुल है, केंद्र पूरा कंट्रोल है। संघात्मक में इक्वल हो रहा है, यूनिटरी में केंद्र पूरा मजबूत हो रहा है, राज्य पूरी तरह से कमजोर हो रहा है। अब इन सब का जो अंतर है हम लोग एक डेमो मतलब एक ग्राफ से समझते हैं, एक ग्राफ से हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे परिसंघात्मक, ठीक है। दूसरा लिख रहे हैं संघात्मक, ठीक है, फेडरेशन। तीसरा है एकात्मक, यूनिटरी, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए, ये सब क्या है, ये छोटा छोटा क्या है, स्टेट, ठीक है। ये छोटा छोटा ये सब जितना है सब स्टेट है, ये नहीं होगा इसमें। ये सब स्टेट है, ये सब क्या किया, मिल करके समझौता बना लिया, ये सब आपस में मिल गया, ये सब आपस में मिल गया और मिल करके क्या किया, एक व्यवस्था बना ली, एक केंद्रीय व्यवस्था बना ली। अब वो केंद्रीय व्यवस्था को कह दिया कि ठीक है तुम विदेश मामला देखो, बाह्य सुरक्षा देखो, ये सब चीज तुम देखो,
अब ये सब स्टेट ही उस केंद्र को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यदि किसी स्टेट को इच्छा है कि हम निकल जाए, हमको नहीं रहना है, निकल गया, केंद्र की शक्ति से निकल गया, ठीक है, वो अपना निकल चुका है, ये हो गया परिसंख्यात्मक। अब देखिए संघात्मक का आपको दो स्वरूप दिखाएंगे, संघात्मक का दो स्वरूप दिखेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए यहाँ क्या है, ये सब स्टेट क्या किया है, आपस में मिलकर के एक समझौता कर लिया। ये सब स्टेट मिलकर के आपस में मिलकर के समझौता किया, एक केंद्र का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये सब मिलकर आपस का समझौता किया है और समझौता करके केंद्र का निर्माण किया। और इसमें क्या है, कोई भी केंद्र से बाहर नहीं निकल सकता, केंद्र से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। राज्य और केंद्र यहाँ पे बराबर, केंद्र से कोई बाहर नहीं निकलेगा, राज्य और केंद्र बराबर है, ठीक है। राज्यों के पास भी शक्ति है, हर राज्य का अपना सीमा है और उसको अपना सीमा को सुरक्षा रखने का अधिकार है। राज्य अपनी, केंद्र चाहे तो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्य की अनुमति, विदाउट राज्य की परमिशन से वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहते हैं, अब इसका अंतर अभी समझेगा। अब देखिए एक ये भी फेडरेशन है, ये सब क्या है, स्टेट है, ये सब स्टेट है। इसमें क्या है, एक भूभाग है, एक भूभाग है जहां एक शासक है, जहां एक शासक है, एक भूभाग है, एक शासक है, शासन व्यवस्था। अब क्या है, बड़ा भूभाग है, ये यहाँ क्या किया गया है, शासन की सुगमता के लिए, शासन की सुगमता के लिए क्या किया गया है, इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, छोटे छोटे राज्यों में। देखिए यहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे राज्य था, इसको मिला करके एक समझौता करके केंद्र बना, समझौता करके एक देश बना लिया और एक केंद्र की व्यवस्था कर दिया गया। और कोई भी राज्य उस केंद्र से निकल नहीं सकता, ये भी है, कोई भी राज्य केंद्र से निकल नहीं सकता है, राज्य का भी अपना शक्ति है, केंद्र का भी अपना शक्ति है। और जहां पर केंद्र का शक्ति है वहां राज्य का शक्ति शून्य हो जाएगा और राज्य केंद्र से कोई निकल नहीं सकता, केंद्र का उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा, लेकिन लिमिट तक, राज्य की स्वतंत्रता को, राज्य की शक्ति को छोड़ते, उस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते और राज्य भी केंद्र की शक्ति से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा एक केंद्र था, अब इसको शासन की सुगमता के लिए क्या किया गया, छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया। ये एग्जाम्पल कहाँ है, भारत। यहाँ भी क्या है, राज्यों को अपनी शक्ति दिया गया है, राज्यों की अपनी सीमा रेखा है, राज्य भी केंद्र से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे अमेरिका में भी राज्य केंद्र से बाहर नहीं निकल सकता है, बिल्कुल वैसे ही भारत में भी राज्य से जो है, राज्य केंद्र से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे यहाँ राज्यों की शक्ति है, यहाँ भी राज्यों की शक्ति, लेकिन अंतर क्या है अमेरिका और भारत में, यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी बताए कि अगर राज्य की सीमा में केंद्र को परिवर्तन करना है, अमेरिका में यदि राज्य की सीमा में केंद्र को परिवर्तन जो होता है करना है, तो क्या करना होगा, राज्य से भी, राज्य का तो, केंद्र का तो, जो केंद्र का तो लेजिस्लेचर में अनुमति चाहिए ही चाहिए, पारित होना ही चाहिए, साथ में राज्य का भी जो लेजिस्लेचर है, जैसे भारत में राज्यों का लेजिस्लेचर है जिसको विधानसभा का, वहां भी है, तो वहां के भी लेजिस्लेचर में वो बिल पास होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में क्या है, केंद्र जब चाहे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों से पूछा जाता है, लेकिन मानना ना मानना राज्य का, केंद्र का काम। जैसे एग्जांपल के लिए आज इच्छा है कि बिहार को 2 भागों में बांटना, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से पूछेगी, राष्ट्रपति पूछेंगे, मन होगा तो मानेंगे, नहीं होगा मन तो नहीं मानेंगे। इसी वजह से अमेरिका में जो यहाँ का जो राज्यों की व्यवस्था, इसको कहा जाता है अविनाशी, यानी कि जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। भारत में जो राज्यों की व्यवस्था है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रॉय, यानी कि जिसको विनाशी, यानी कि जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अमेरिका में जो केंद्रीय व्यवस्था है, उसको भी कहा जाता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं है,
और भारत में भी जो केंद्रीय व्यवस्था है इसको भी कहा जाता है डिस्ट्रॉइंग। यानी भारत क्या हुआ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हुआ। यानी कि जहां राज्यों की सीमाओं को तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन केंद्र की सीमाओं को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जहां राज्यों की शक्ति को कम अधिक किया जा सकता है, लेकिन केंद्र की शक्ति को भी किया जा सकता है, लेकिन वो केंद्र के ही हाथ में। एक तरह अगर कहिए कि उसको नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्यों की भी सीमाओं को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है जब तक राज्य नहीं चाहे, और केंद्र का तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे राज्य पावरफुल है। तो भारत में क्या होता है, भारत में जैसे कि राज्य का कोई हाईकोर्ट डिसीजन है तो उसके खिलाफ हम लोग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यदि इस स्टेट का, ये एक स्टेट और इसका हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसके खिलाफ उसी स्टेट का हाई कोर्ट में फिर से अपील होगा। यानी कि अमेरिका में राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, उस स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा। तो वहां सुप्रीम कोर्ट है या नहीं? बिल्कुल वहां सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन सा मामला देखता है? दो राज्यों का मामला देखता है, केंद्र राज्य का मामला देखता है, केंद्र का मामला देखता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हाई कोर्ट का अगर कोई बात है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और चूंकि यहाँ सब एक, यहाँ पर केंद्र और राज्य क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबका पावर बराबर है। यानी केंद्र भी राज्य के शक्ति के साथ बिना उसकी अनुमति का, केंद्र भी राज्य के शक्ति के साथ या उसकी सीमाओं के साथ बिना राज्य की अनुमति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जहां केंद्र और राज्य क्या हो गया, संयुक्त होकर के एक दूसरे से जुड़ करके एक केंद्र बनाया और सब उसी पर निर्भर है या उसी से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं। भारत में क्या है, यहाँ पर एक कह सकते हैं केंद्र है, शासन की सुगमता के लिए इसको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया है। शासन की सुगमता के लिए इसको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया है। इसलिए इसको कहा जाता है, भारत में क्या है, राज्यों का समूह। ये क्या है, राज्यों का समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, राज्यों का समूह। और अमेरिका को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही अंतर है भारत के फेडरेशन और अमेरिका के फेडरेशन। इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना ही अंतर है। और चूंकि यहाँ राज्य विनाशी है, यहाँ पर राज्य विनाशी है, इसकी शक्ति का कंट्रोल इसके हाथ में है, अंत में केंद्र के हाथ में चला जाता है। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भाषा से तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा से एकात्मक। ठीक है, वो कैसे है तो आगे जब हम लोग भारत का संघीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें संघीय प्रवृत्ति के गुण है, क्या क्या एकात्मक प्रवृत्ति के गुण है, तो वहां अच्छे से। अब हम लोग समझते हैं एकात्मक व्यवस्था, यानी कि जहां सिर्फ सेंट्रल पावर चल रहा है, स्टेट का कोई यहाँ पर है ही नहीं। अगर स्टेट है भी तो उसका कोई पावर नहीं है, बस लोकल गवर्नमेंट ये सब हो जाना, जैसे नगर निगम इस तरह का चुनाव होना अलग बात है। बाकी यहाँ सारा पावर किसके पास है, सेंट्रल के ही पास है। अगर इसको शासन, अगर राज्य की व्यवस्था है भी, उसके पास ना कोई सीमाएं है, ना कोई उसका पावर है। ठीक है, यही इसमें एक सिस्टम है। तो ये आज का जो है हम लोगों का समझ गए, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये कंफ्यूजन होती थी कि अमेरिका संघात्मक है, बहुत स्टूडेंट ने शुरुआत में कहते थे भारत संघात्मक है नहीं, यहाँ ऐसा है, अमेरिका संघात्मक है, जो इस तरह का जो भी डाउट होते थे, या फिर भारत, जब भारत में भी राज्य है, अमेरिका में भी राज्य, तो क्यों भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते और अमेरिका को यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स कहते थे, ये सब जो कंफ्यूजन होते होंगे वो समाप्त हो गए। तो ये लोकतंत्र के 3 प्रकार हम लोग समझ गए। अब एक और आधार पर लोकतंत्र का प्रकार, ठीक है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। वो 3 प्रकार कौन है, सिर्फ नाम बता देते हैं, उदारवादी, साम्यवादी, समाजवादी। ये तीनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक विकास पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे कैसे दुनिया में डेमोक्रेसी का डेवलप हुआ। इसके साथ ही जो है, और हाँ एक और टाइप्स हो जाएंगे, भूल गया, प्रतिनिधि के आधार पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कल ये सब कंप्लीट करके हम लोग कल डेमोक्रेसी टॉपिक समाप्त करेंगे, फिर हम लोग जो है संविधान की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सीधे संविधान में क्लिक करेंगे, आगे भारत का संविधान विकास करते संविधान में। तो जो स्टूडेंट का पुराना क्लास छूटा हुआ है, तो वो सब वो क्लास को जो है रिवीजन करे, जो प्रीवियस क्लास है वहाँ रिवीजन करे। और जो मेंस वाले स्टूडेंट है वो अब आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? चलिए ठीक है, हम लोग फिर कल के क्लास में मिलते हैं।